Hello, I welcome to all of you on this platform शिक्षा स्थली a place for learning। आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म शिक्षा स्थली a place for learning पर स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो के पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करता हूँ, लेकिन आज ना थोड़ी कड़वी बात के साथ शुरू कर रहा हूँ। नेवर शो योर स्मार्टनेस इन फ्रंट ऑफ स्मार्ट पीपल। अब आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे, इसको एलैबोरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना किल करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा ग्रुप डी के एग्जामिनेशन जो होते हैं ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे लेकर, वो लोअर लिमिट है, और उनसे लेकर वेरियस स्टेट्स की जो पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, उनकी जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं ना, उन तक एग्जामिनेशन को ये टारगेट कर रहा है पूरा वीडियो। आप यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए या स्टेट ट्रिपल एससी कहिए और एसएससी कहिए, है ना, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी फॉर्मेट के। लाइक अगर मैं बात करूं टीचिंग एग्जामिनेशन की, तो उनके लिए तो रामबाण है ये, जो उनका पेपर 2 होता है पर प्राइमरी का, उसमें जो सिलेबस है पूरा के पूरा वो कवर कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये मैंने रेंज बता दी है कि आप लोगों को कितना बेनिफिशियल है वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना। आप पूरा वीडियो देखने के बाद कितना बेनिफिशियल महसूस करेंगे। चलिए, लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, और उसमें मैंने, अच्छा दोस्तों, इस थोड़ा बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कह दूं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ वॉच पार्ट 1 ऑल्सो। आप पार्ट 1 को देखकर ही पार्ट 2 को इसको देखिए, क्योंकि आप रिकनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें 2 किंगडम थ्योरी, 3 किंगडम थ्योरी एंड 5 किंगडम थ्योरी तक बता चुका हूँ। और आज मैं यही 5 किंगडम थ्योरी से ही, जो कि RH व्हिटेकर ने दी थी, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 5 किंगडम थ्योरी में RH व्हिटेकर ने बताया था कि भाई जो अर्ल्स हैकल ने प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा ये बता दिया था। इसके बाद RH व्हिटेकर ने मोनेरा और फंजाई 2 अलग क्लासिफिकेशन भी दिए थे, और उन्होंने कहा था नहीं भाई, ये जो है ये 2 मोनेरा और फंजाई भी अलग कैटेगरी होती हैं, और इस तरीके से 5 किंगडम थ्योरी बनती है। बात सही थी, जो कि आजकल चल भी रही है, हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, है ना, और उसी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी हो रहा है। तो ठीक है, अब देखिए, मैंने पहला लिखा है मोनेरा, दूसरा लिखा है प्रोटिस्टा, तीसरा लिखा है प्लांट, चौथा लिखा है फंजाई, पांचवा लिखा है एनिमल। दोस्तों, ऐसा ही क्यों लिखा? जबकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्लांट, एनिमल, फंजाई इससे स्टार्ट किया था इस तरीके से। तो इसका लिखने का ये एक पूरा सिस्टमेटिक क्रम है। कैसे क्रम है? मतलब जीव का विकास कैसे कैसे हुआ है ये बता रहा है। पहले कौन आया होगा? मोनेरा किंगडम का जीव आया होगा, फिर कौन डेवलप हुआ? प्रोटिस्टा का, फिर कौन डेवलप हुआ? प्लांट का, फिर कौन डेवलप हुआ? फंजाई का, फिर कौन डेवलप हुआ? एनिमल का। अच्छा दोस्तों, जीवन का आप लोग ये सोचते होंगे कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन आया और कहाँ आया? तो दोस्तों, सबसे पहला जीव ये इसी मोनेरा ग्रुप का आया था, और वो आप लोग उसको मैं दो वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। कौन आया था? ब्लू ग्रीन एल्गी आया था। और कहाँ आया था? जल में आया था। अच्छा, लास्ट में आप देख रहे हैं 5th पॉइंट कौन सा है? एनिमल है। एनिमल मतलब हम लोगों को खुद को देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स को। तो ह्यूमन बींग कहाँ रहते हैं? ज़्यादातर स्थल पे ही रहते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब जल, पहला मोनेरा जल में था, ये एनिमल स्थल में था। इसका मतलब जल से लेकर और स्थल तक विकास हुआ है। जल से लेकर स्थल तक विकास हुआ है, और अब जल में भी विकास है, स्थल में भी विकास हो चुका है। तो ये 1 to लेकर 5 तक ये क्रम दिखा रहा है आपको, है ना, कि किस तरीके से किस किस लेवल पर किस किस पड़ाव से विकास हुआ है। ठीक है, जल से धीरे धीरे जल में, जल से स्थल, फिर इस जल और स्थल दोनों पर इस तरीके से विकास हुआ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़े ही धीरे धीरे, बहुत ही आसानी से, क्योंकि बायोलॉजी मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसी तरीके से आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बायोलॉजी बैठ जाए। एक जो फोबिया होता है ना, डर होता है, वो डर हट जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए हैं हम लोग अगली स्लाइड में। मैं धीरे धीरे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, एनिमल, इनको अलग अलग बिल्कुल क्रमशः इनको बताऊंगा। ठीक, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मोनेरा को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए,
मोनेरा जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। अभी भी समझ में नहीं आया एक कोशिकीय क्या? एक कोशिकीय मतलब सिंगल सेल होगा। अभी आप सेल आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद सेल चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा, उसमें सेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप जितना मैं बता रहा हूं ना, इसको बड़े ही पेशेंस के साथ समझिए और सुनिए और समझिए, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि पढ़ने का मजा जब आता है जब आपका मेंटर जो बोल रहा है उसको आप अपनी समझ के हिसाब से लिखते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यूनिसेलुलर होते हैं मतलब सिंगल सेल होती है, एक कोशिका होती है। अब जीव जो होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। या तो एक कोश के जीव होगा या बहुकोश के जीव होगा। तो भाई जो मोनेरा ग्रुप के होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम लोग कैसे हैं? हम लोग सिंगल सेल वाले हैं? नहीं भाई, हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं, हमारे अंदर बहुत सेल हैं, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन वो एक सेल के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। भाई ये आ रहा होगा मन में कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, और अभी मैं डिस्कस करूंगा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक फिर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन के बारे में करा देता हूँ, नहीं तो आगे मैं सेल में डिस्कस करूंगा इनको। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीव होते हैं ये। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहला जब भी आपको प्रोकैरियोटिक की बात आए, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोकैरियोटिक मीन्स अविकसित कोशिकांग वाले जीव। अनडेवलप्ड कोशिकांग होते हैं, अविकसित कोशिकांग होते हैं इनमें, ठीक है। वो जीव होते हैं जो अविकसित कोशिकांग वाले होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो अविकसित कोशिकांग वाले होते हैं मैंने बताया। यूकैरियोटिक सेल्स जो विकसित कोशिकांग वाले होते हैं, जिनमें कोशिका के जो अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के जो अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो डेवलप्ड हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक कहलाते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोस्तों क्या होता है कि जो न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अब भाई फिर भी ये जीवित कैसे होते हैं या ये आगे कैसे बढ़ते हैं? देखिए, इनमें डीएनए होता है। डीएनए होता है और वो डीएनए क्या करता है, वो डीएनए सीधे साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसमें ही वो तैरता रहता है। अभी अभी आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा यार ये क्या है, ये सब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आप पेशेंस बनाना, यही आप लोगों का थोड़ा टेस्ट एक हो रहा है कि आप पेशेंस बना के रखिए। ये धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज जो है ना आपके अंदर बैठती जाएंगी दिमाग में, लेकिन आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बस आप वैसा चलते जाइए, ठीक है। बायोलॉजी को हम एक नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट की तरह मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ना भी है और आप लोगों को सीखना है बस, है ना। चलिए, तो मैंने क्या बताया, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और डीएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में बस तैरता रहता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, ये कोशिकांग हैं, ये सब डेवलप हो जाते हैं। अब देखिएगा यही बात धीरे धीरे आगे चलती जाएगी, अभी आप लोग बिल्कुल इससे फैमिलियर हो जाएंगे। आइए अब इनके एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, और चौथा एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने नील हरित शैवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे मैं आपको अभी इनसे परिचित कराता हूँ, ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आइए देखिए, आप लोगों को अब थोड़ा विजुलाइज हुआ होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए बैक्टीरिया को आप लोग देख रहे होंगे, ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, ठीक है दोस्तों। अब ये इस तरीके से बैक्टीरिया रॉड टाइप के होते हैं, कोन टाइप के होते हैं ना। ये देखिए ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ये रॉड टाइप का आपको दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल है ये, ठीक है। इस तरीके का बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया को देखिए, ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी हुई जुड़ी लग रही होगी, ये साइनोबैक्टीरिया का एक चित्र लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है और मेरे द्वारा आप लोगों को बार बार बताया भी जा रहा है। ये एक जलीय जीव है। अच्छा दोस्तों, हाँ एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी आप लोगों को वर्ड इसको समझ में आ रहा होगा कि ये तो शैवाल होगा। नहीं नहीं, ये शैवाल नहीं है, शैवाल की तरह दिख रहा है, देखिए हरा 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 दिख रहा है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है। अच्छा बैक्टीरिया है ये, तो अंतर क्या आता होगा? देखिए सिंपल बैक्टीरिया में, इसमें और ब्लू ग्रीन एल्गी में अंतर आता है इनके
पोषण में, इनका भोजन लेने की प्रक्रिया में, एक तरीके से कहिए। बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, परजीवी होते हैं, परपोषित होते हैं। जो सिंपल बैक्टीरिया में, क्या खाली बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ये परपोषित होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक अलग प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, नोट करिएगा, कीमोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीमोसिंथेसिस। अब कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, मतलब केमिकल मतलब रासायनिक। तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का ये संश्लेषण करते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना। और अच्छा दोस्तों, मोस्टली जो ज्यादातर बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, या कहीं नोट करना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करता हूं मैं प्रोटिस्टा को। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है प्रोटिस्टा। अब देखिए, जल में जीवन आ चुका है, धीरे धीरे जल में जीवन आ चुका है, और प्रोकैरियोटिक सेल ले चुके हैं जन्म, एक कोश के जीव ले चुके हैं जन्म। अब देखिए प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा भी कैसा होता है? एक कोशिका वाला होता है। और कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। अभी मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया आपसे, तो अब आप लोग खुद से अपने मन में रिसाइट करिए कि क्या होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक विकसित कोशिकांग वाले होते हैं, विकसित कोशिकांग वाले होते हैं। इसका मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस आ चुका है। अब उनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में यूं ही फिर यूं ही तफरी नहीं काट रहा है, एक तरीके से कहिए, यूं ही नहीं घूम रहा है ना। अच्छा, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पहला एग्जाम्पल ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार आता है ये। ठीक, चलिए युगलीना। युगलीना के बारे में ये बहुत ही मतलब मजेदार कहिए इसको, इसका कैरेक्टर है। देखिए क्या करता है युगलीना। युगलीना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, है ना। और ये इसका मतलब ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, सहजीवी संबंध शो करता है ना, पादप और जंतु के बीच में। कैसे? ये एक तरीके का ऐसा कैरेक्टर है जो दो रोल प्ले करता है। कौन कौन से भाई? एक तो पौधे की तरह कभी करता है, और कभी कभी जंतु की तरह करता है। अरे क्या बात हुई। देखिए, देखो जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो ये पादप की तरह बिहेव करने लगता है, पौधे की तरह बिहेव करने लगता है, प्लांट की तरह बिहेव करने लगता है। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिलता है, तो ये जंतु की तरह होता है। अब थोड़ा आप लोग अगर दिमाग लगाएं और सोचें, इस पादप की तरह बिहेव करने का मतलब है अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करने लगता है। इसका मतलब ये स्वपोषी हो जाता है। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसको नहीं मिला, तो ये क्या? परपोषी हो जाता है ना। ये परपोषी हो जाता है मतलब पैरासाइटिक हो जाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरों से इसको भोजन लेने लगता है ना। ये युगलीना का है। ये इसमें दो तीन क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। एक पहला क्वेश्चन, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी कौन होती है? युगलीना होती है। युगलीना का कैरेक्टर कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। युगलीना किस किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से करता है। दोस्तों जैसे मोनेरा के बारे में बहुत पूछा जाता है ना, ऐसे युगलीना के बारे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिंपल प्रोटाजोन। प्रोटाजोन जो होते हैं, सिंपल जो प्रोटाजोन होते हैं मतलब साधारण प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम ये साधारण प्रोटोजोआ हो गए। अब अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम आपको सुन के युगलीना, अभी पिक्चर हो सकता है नहीं बन रही होगी, चलिए पिक्चर भी बनवा देते हैं। देखिए, अब आप लोग देखिए युगलीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा मैंने इस पिक्चर को बड़ा कर दिया। देखिए युगलीना का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीका, हरा हरा सा दिखता है। क्यों? अब आप लोग हरा हरा जहां दिखे वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगती है ना। तो ये दो कैरेक्टर वैसे भी शो करता है, पौधे और जंतु की तरह। तो देखिए ये कुछ हरा हरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आइए अमीबा की बात करते हैं। ये देखिए अमीबा को इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक तो हो ही चुका है ये, है ना, मतलब कोशिकांग कुछ कुछ डेवलप्ड हो चुके हैं, सब नहीं होंगे लेकिन कुछ कुछ कोशिकांग डेवलप्ड हो चुके हैं। ये देखिए पैरामीशियम कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और छोटी क्लासेस में बच्चों को ये पढ़ा दिया जाता है। ये देखिए कुछ चप्पल के आकार का आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में पढ़ना है। देखिए कुछ चप्पल के आकार का दिख रहा है, कोशिकांग भी डेवलप्ड हो चुके होंगे पैरामीशियम के, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोटिस्टा के। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूग्लिना किस किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से। अमीबा किससे करता है? प्रोटिस्टा से। पैरामीशियम किससे करता है? प्रोटिस्टा से। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
आगे ये देखिए, ये मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को दिखाया है। आप लोग अभी जैसा जैसा बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल समझते जाइए। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, और पिक्चर थोड़ा ब्लर है, लेकिन देख लीजिए ये इसमें ये जो है ये इस तरीके से डीएनए आपको दिख रहा है। जो वायलेट कलर का दिख रहा है ना, बैंगनी कलर का, ये डीएनए, ये और जो हरा हरा दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में ये डीएनए बस यूं ही तैरता रहता है, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये जो डार्क ब्लू दिख रहा है, डार्क नीला दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म है। और ये सारे इसके ये कोशिकांग हैं। ये देखिए, ये ईआर दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं राइबोसोम भी दिखाई देगा, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, ये प्लास्टिड वगैरह ये सब होगा, है ना। तो ये सब चीजें कोशिकांग डेवलप्ड हो जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अब प्लांट किंगडम को हम लोग पढ़ते हैं, और प्लांट किंगडम में क्या क्या खासियत होती है इस पर हम लोग प्रकाश डालते हुए चलते हैं आगे, है ना। तो देखिए, कलर कुछ दिख रहे होंगे आप लोगों को। हरा कलर दिख रहा है, वाइट कलर दिख रहा है इस प्लांट में, और अच्छा लग रहा होगा। बैकग्राउंड में मिट्टी का कलर भी दिख रहा है आपको, काला काला, लेकिन उससे हमें डिस्कस नहीं करना है, हमको ये प्लांट के बारे में बात करनी है। अब देखिए, मैं कलर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कलरफुल हो जाते हैं। अब जल से में प्लांट आते आते धीरे धीरे स्थल की ओर आ रहे हैं और कलरफुल होते जा रहे हैं। इसका मतलब कलर उनमें आता जा रहा है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो उसका रेट जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, यूग्लिना भी कर रहा था, है ना, लेकिन वहां फोटोसिंथेसिस का जो रेट था वो उस तरीके से नहीं था जो अब होगा, है ना। अब क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है बढ़ता जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने की जो प्रोसेस है वो बढ़ती जाती है, और जो पौधे हैं अब जो पूरी तरह से पैरासाइटिक पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं खुद पे, वो स्वपोषी हो जाते हैं, पैरासाइटिक नेचर के नहीं रहते हैं, है ना। अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब इनमें सेल वॉल भी पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, सेल चैप्टर में भी ये बताऊंगा आप लोगों को, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कुछ नहीं है, कोशिका भित्ति दीवार को कहते हैं, मतलब कोशिका की दीवार। अब भाई हम लोग घर का जब घर बनाते हैं तो बाहरी बाउंड्री जो रखते हैं वो एक मजबूत रखते हैं ना, ताकि कोई बाहर का जो आक्रमणकारी है या कह लिए कोई भी अनवांटेड स्पीशीज है वो एंटर ना कर सके घर में मनचाहे तरीके से। तो वही सेल वॉल काम करती है, ठीक है। अब वो एक पदार्थ की बनी हुई होगी, कुछ अलग अलग पदार्थों की बनी हुई होती है। पौधे की जो होती है सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। बाकी मैं आगे सेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मैंने बता ही दिया। अब ये फिर एक वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स भी हम दिखाएंगे आप लोगों को कि वैक्यूल्स क्या होता है। अभी यहाँ पे जानिए कि वैक्यूल्स जो होता है, भोजन वहां स्टोर रहता है, ठीक, किसका, सेल का। कोशिका के लिए भोजन वहां पे स्टोर करके रखता है, इसको रिक्तिका भी कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, प्लांट है तो सारे ग्रीन प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और डिस्कस करने को कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी सेल चैप्टर में ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सेल वॉल, वैक्यूल्स, है ना, ये डिस्कस वहां कर लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है फंजाई, कवक। कवक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कवक का हम लोग खाते भी हैं। कुछ कवक हमारे काम के होते हैं, कुछ कवक हमारे काम के नहीं होते हैं। जैसे मशरूम एक कवक का है, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, ये एक प्रकार का मशरूम जैसा ही लग रहा है, और इसी तरीके से मशरूम होता है, और ये हम लोग मशरूम को खाते हैं। कुछ कवकों से दवा भी बनती है, लेकिन कुछ कवक जहरीले भी होते हैं। कुछ कवक खाने के लायक भी होते हैं, कुछ कवक खाने लायक नहीं होते हैं। कवक की अगर बात करें तो कवक जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं, है ना। ये विकसित कोशिकांग वाले होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और डिकम्पोजर होते हैं। अब पैरासाइटिक तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, है ना। डिकम्पोजर, पैरासाइटिक आपको अगर अभी नहीं समझ में आया तो परजीवी, परिपोषित होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजर, ये वर्ड अपघटन करता हिंदी में इसको बोलते हैं। अब देखिए, पैरासाइटिक और डिकम्पोजर अलग अलग क्यों लिखा है। क्या होता है, कुछ फंजाई ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, मतलब भोजन को सीधे ग्रहण कर लेते हैं, ठीक। कुछ क्या होते हैं, फंजाई या कवक, वो सीधे सीधे ग्रहण ना करके वो भोजन को छोटे 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 खंडों में बांटते हैं पहले, है ना। उसको कहते हैं अपघटन, अपघटित होना भोजन का वो प्रोसेस कहलाती है अपघटन, डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जो करते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में बांट के फिर भोजन को
लेते हैं, उसका अवशोषण करते हैं और अपना पोषण पूरा करते हैं। तो ये है डिकम्पोजर। ठीक, अब जब ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं तो यहाँ से एक डिडक्शन और निकाला जा सकता है कि ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब ये स्वपोषी नहीं होते हैं। स्वपोषी नहीं होने का मतलब क्लोरोफिल है, या इसको उल्टा कह दीजिए, क्लोरोफिल नहीं है तो स्वपोषी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। सेल वॉल इनमें भी होती है फंजाई में, और इनकी सेल वॉल, जैसे पौधों की सेल वॉल मैंने बताया कि पौधों की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक पदार्थ होता है काइटिन नाम का, उसकी बनी हुई होती है। अब ये क्या होता है काइटिन? काइटिन एक प्रकार की जटिल शर्करा होती है, अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब एक प्रकार की जटिल शर्करा होती है। जटिल शर्करा, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये बहुत सिंपल शुगर होती है ना, और इन्हीं के जो पॉलीमर्स बनते जाते हैं, इन्हीं के कंपाउंड जो होते हैं जुड़ते चले जाते हैं और वो एक जटिल रूप ले लेते हैं, वो कहलाता है जटिल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो वो क्या है? काइटिन। और क्या बना होता है उससे? सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। ठीक है, आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एनिमल। लास्ट किंगडम जो है एनिमल किंगडम, जो कि बहुत डेवलप्ड है। भाई हम लोग खुद देख लीजिए अपने आप को, हम लोग कितने डेवलप्ड है। हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास काम करने के लिए हाथ भी हैं, पैर भी हैं, हृदय भी है, सांस लेने के लिए लंग्स भी हैं। सारे कोशिकांग, हमारे सारे अंग डेवलप्ड हैं। हम अपने दिमाग के बलबूते, अपने का हाथ परिश्रम या कह लीजिए परिश्रम के बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं। अब तो आप लोग आंख बंद करके यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल? अगर मैं पूछूं आप लोगों से, क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल विकसित कोशिकांग वाले होते हैं। इनमें सारे जो कोशिका के अंग होते हैं, लाइक न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डेवलप हो जाते हैं। डीएनए एक न्यूक्लियस में आ जाता है, मतलब एक कोशिका भित्ति के अंदर रहता है। उसका डायरेक्ट संबंध कोशिका द्रव्य से या साइटोप्लाज्म से नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए। अब आप लोग हाइड्रा देखिए, इस तरीके का एग्जाम्पल तो आप लोग रट लेंगे, लेकिन एक विजुअलाइजेशन जो दिमाग में बनना चाहिए वो आप लोगों को दिखाई देगा। अब हाइड्रा को आप लोग देखिए, इस तरीके से हाइड्रा होता है। ठीक है ना, ये देखिए हाइड्रा इस तरीके से होता है। कुछ आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ निकला हुआ है आगे इसके सिर में, और पीछे भी कुछ छोटा छोटा रेशे टाइप का दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आप लोग उसके पिक्चर को विजुअलाइज कर लीजिए। रेप्टाइल्स को हिंदी में बोलते हैं सरीसर्प है ना, जो रिंग रिंग कर चलते हैं। एक तरीके से ये मान लीजिए छिपकली है, पैरों पे भी चलती है और जमीन से उसका कुछ पोर्शन देखिए ये टच रहता है। ये रेप्टाइल है, एक प्रकार का छिपकली है, और इस सरीसृप कहते हैं इसको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एम्फीबियन जो उभयचर वाले होते हैं, ये देख लीजिए एक प्रकार का फ्रॉग की प्रजाति है, मेंढक की, और ये पत्ते पर खड़े हुए हैं भाई साहब, और ये कभी पत्ते पर दिखाई देंगे, कभी जल में दिखाई देंगे, कभी स्थल पर भी दिखाई देंगे। तो इनको एम्फीबियन कहा गया है, मतलब उभयचर होते हैं ये लोग। और कुछ मैमल्स भी होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी, इसका उदाहरण हो सकता है मछली हो सकती है ना, और कृमि थ्रेड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, और कहा जाए कि जेलीफिश होती है, पक्षी होते हैं, ये सब एनिमल में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एनिमल के बारे में एक पॉइंट और मैं जोड़ दूं दोस्तों। क्वेश्चन एक ये पूछा गया है और लेवल पे पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसको, सारे लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि एनिमल किंगडम को या एनिमल्स को हम लोग मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, लिखने में मिस हो गया था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मैंने एक स्लाइड लगाई है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये पूरा कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने बताया था कार्ल लिनियस ने या कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम थ्योरी दी थी, द्विजगत वर्गीकरण दिया इन्होंने। ठीक है ना, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल में कैटेगराइज किया था। अब इन्होंने वर्गीकरण की भी कुल 6 इकाइयां बताई थी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया था कि कार्लस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयां बताई हैं? 6 इकाइयां बताई हैं। अब वो कौन कौन सी हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। कैसे कैसे बताया था, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन को भी 6 यूनिट्स में कैटेगराइज किया। वो क्या है? जाति, स्पीसीज, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। अब जाति, कई जातियां मिलकर, कई स्पीसीज मिलकर एक वंश का निर्माण करती हैं। कई वंश मिलकर, कई जीनस मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, फैमिली का निर्माण करते हैं।
कई सारे गण मिलकर, कई सारे ऑर्डर मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं, क्लास का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे क्लासेस मिलकर, सारे वर्ग मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, फाइलम का निर्माण करते हैं। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम को, जब मैं डिस्कस करूंगा कि फाइलम के बारे में, कितने फाइलम्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इस बात से हम लोग इस कंसेप्ट से देखिए कितने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। वन डे एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कैरलस लिनियस ने वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी बताई है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक जाति भी होगा, स्पीशीज भी होगा, आप लोग टिक लगाएंगे और एक नंबर पाएंगे, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैरलस लिनियस द्वारा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी बताई गई है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, संघ को देंगे, फाइलम को देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो वंश है। तीसरा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, थर्ड जो बना भी है, ये मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आए हुए हैं, है ना, कि तीसरी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कुल है ना। अब चौथी और पांचवी नहीं पूछी गई, अभी पूछ भी सकते हैं, उनका मन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि स्टेट पीएससी में, यूपी पीसीएस में ही पूछा गया, इसका क्रम पूछा गया है। इसका क्रम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी लगवा सकते हैं ना। अभी बढ़ते हुए क्रम में, वो घटते हुए क्रम में भी लगवा सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, इनका क्रम, एक क्रम सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। आप लोगों को वो इसी क्रम में जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ में लगाना है, ठीक है दोस्तों। मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया आपसे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी आप लोग पेपर कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं वर्बली आप लोगों को बोले देता हूं कि आप वो बताइए, ऐसे जंतु का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। आंसर दीजिए दोस्तों, और होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी, ऐसे जंतु का नाम बताइए जो कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, और इस लेक्चर से आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। और इसके बाहर जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का, तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी। और आप लोग बेनिफिटेड हुए होंगे, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ब्ला टाइम्स, ठीक है ना। मैं इंजीनियर ऋषि श्रीवास्तव आप सभी लोगों को थैंक यू बोलकर अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।